अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुशामदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। मोहसिन नकवी के एक ही हफ्ते के अंदर दिए गए 2 बयानात ने मुल्की मीडिया की भरपूर तवज्जो हासिल की हुई है। गुज़िश्ता हफ्ते वो कह रहे थे कि हम जिस सिस्टम में रह रहे हैं वो तबाह हो चुका, निज़ाम गिर चुका, सिर्फ फायर फाइटिंग हो रही है। लैपटॉप या चंद हज़ार रुपए देकर नौजवानों को खामोश नहीं कराया जा सकता। जब तक इस निज़ाम को रीसेट नहीं किया जाएगा बेहतरी मुमकिन नहीं है। लेकिन गुज़िश्ता रात वो ये कह रहे थे कि उन्होंने हुकूमत को चार्जशीट नहीं किया, वो खुद हुकूमत का हिस्सा है। हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी। शहबाज शरीफ 5 साल वज़ीर आज़म रहेंगे। मौजूदा निज़ाम कहीं नहीं जा रहा। वज़ीर आज़म 14 से 16 घंटे काम कर रहे हैं और अगर उन्हें बेहतर निज़ाम मिले तो मुल्क 100 गुना ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करेगा। सवाल यह है कि आखिर एक हफ्ते में ऐसा क्या बदल गया कि मोहसिन नकवी के अल्फाज भी बदल गए और तशरीह भी। असल मामला बयान का नहीं बल्कि बयान के पस मंज़र का है। मोहसिन नकवी निज़ाम के उन चंद ताकतवर चेहरों में शुमार होते हैं जिनकी सियासी अहमियत को दूसरे हुकूमती वज़रा भी खुले दिल से तस्लीम करते हैं। इसीलिए उनके बयानात को महज ज़ाती राय नहीं बल्कि ताकत के ऐवानों के इशारे के तौर पर देखा जाता है। जब उन्होंने निज़ाम को तबाह और गिर चुका करार दिया तो इसने ये सवाल पैदा किया कि निज़ाम का एक हिस्सा यानी सियासी सुतून पर अदम एतमाद का इजहार कर रहा है। अब अगर वो कहते हैं कि उनकी मुराद मौजूदा हुकूमत नहीं बल्कि 80 बरस से चले आने वाला निज़ाम था, तो क्या ये वजाहत वाकई शकूक दूर कर देती है या मजीद सवालात पैदा करती है? मोहसिन नकवी अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भरपूर तारीफ करते हुए कहते हैं कि वो 14 से 16 घंटे काम कर रहे हैं। FBR की आमदन बढ़ी, सिफारती कामयाबियां मिली, जंग भी जीती। गुज़िश्ता हफ्ते के गैर मामूली बयान के बाद मोहसिन नकवी को डैमेज कंट्रोल की आखिर ज़रूरत क्यों पेश आ गई? क्या मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की जानिब से पार्टी रहनुमाओं को तहम्मुल की हिदायत ने अपना असर दिखाया, या फिर मोहसिन नकवी को यह एहसास दिलाया गया कि उनके अल्फाज ने हुकूमत से ज़्यादा निज़ाम पर अदम एतमाद का तासुर पैदा कर दिया है जिसे फौरी तौर पर नरम करना ज़रूरी था? मोहसिन नकवी आज भी इस मौक़िफ़ पर कायम है कि निज़ाम तबाह है, लेकिन साथ ही वो ये भी यकीन दिला रहे हैं कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी और मौजूदा सेटअप कहीं नहीं जा रहा। यही तज़ाद इस पूरी बहस को मज़ीद दिलचस्प बनाता है। अगर निज़ाम तबाह है तो इस्तेहकाम की ज़मानत कैसे दी जा रही है, और अगर हुकूमत दुरुस्त समत में आगे बढ़ रही है तो फिर गुज़िश्ता हफ्ते इतना सख्त बयान क्यों दिया गया? क्या मोहसिन नकवी की सियासी वजाहत आसानी से मुमकिन हो पाएगी? यही अपने पैनल से आज जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, आमिर अहमद खान और रज़ा रूमी साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। निज़ाम गिर चुका, मौजूदा निज़ाम कहीं नहीं जा रहा। मोहसिन नकवी एक हफ्ते में बदलते बयानात, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश या हिकमत अमली में तब्दीली? ज़ैगम खान साहब, एक हफ्ते में ऐसा क्या हुआ कि जो तबाह निज़ाम था वो मुस्तहकम दिखाई देने लगा? ये डैमेज कंट्रोल करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? नकवी साहब की जितनी जिम्मेदारी थी उन्होंने पूरी कर दी। उन्होंने पैगाम देना था, वो ढोल की थाप पर दे दिया। की तरफ से उन्होंने अवाम को बता दिया कि अगर तुम हुकूमत से खुश नहीं हो तो खुश हम भी नहीं हैं, हमारी तुम्हारी मोहब्बत कायम रहनी चाहिए। और की तरफ से सियासतदानों को भी बता दिया कि तुम घर को संभालो, और अगर तुम घर को नहीं संभालोगे तो देखो हम तो कहीं नहीं जाने वाले, लेकिन तुमसे वही सलूक होगा जो हमने पिछले किराएदारों से किया था। लेकिन हकीकत ये है कि पैगाम कुछ भी हो, टोट बटोट की मोटर कार तो इसी तरह ही चलेगी। अभी जो नकवी साहब ने दोबारा थोड़ा सा बदला है अपना बयान, वो एक टैक्टिकल एडजस्टमेंट है। टैक्टिकल एडजस्टमेंट? वो अपनी कह रहे हैं कि मैं अपनी बात पर कायम हूं। निजाम तो ढह चुका है, वो कायम इसलिए है कि वो कह रहे हैं खुद हुकूमत का हिस्सा हूं। मगर हमारे देखने सुनने वालों के लिए समझाइए, ये टैक्टिकल एडजस्टमेंट क्या है? टैक्टिकल एडजस्टमेंट ये है कि उन्होंने थोड़ी सी दुरुस्तगी की। एक तो ये कि मैं पुराने बुसीदा निज़ाम की बात कर रहा हूं, मैं इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा। इस हुकूमत की आप कैसे बात नहीं कर रहे? इस वक्त उस निज़ाम को कौन चला रहा है? इस वक्त इस टोट बटोट की मोटर कार के व्हील पे कौन बैठा है? क्या जो व्हील पे बैठा है इस टोट बटोट की मोटर कार पे, उसने टायर का पंक्चर लगवाने की भी जहमत की है? डेंटिंग पेंटिंग तो बड़ी दूर की बात है। क्या उसने हार्न ठीक करने की भी कोशिश की है? क्या उसने तेल पानी ही गाड़ी का चेंज किया है? कुछ भी नहीं किया। तो फिर पुराने निज़ाम की बात कैसे आई? और पुराने निज़ाम से
जो मौजूदा लोग हैं उनका कितना रिश्ता है, दहाइयों से कितना अरसा तो वो इसका हिस्सा रहे, कितना खिलवाड़ जिसको आज हम भुगत रहे हैं उसकी जिम्मेदारी इन पार्टियों पे आयद होती है जिन्होंने इस तरह के पेटनेज के सिस्टम को कितना परवान चढ़ा दिया है, किस तरीके से कारोबार और सियासत को इकट्ठा कर दिया है। तो उनका पैगाम ये है कि ये मत समझो कि हम इस हुकूमत को गिराने वाले हैं, कोई बड़ी तब्दीली इनकलाब आने वाला है, जितनी बात की थी उसको समझ जाओ। वो पैगाम था, पैगाम दे दिया गया है। तो बाकी जाहिर है पैगाम जिनको दे दिया गया है, ना पैगाम था तो पैगाम को रीफ्रेज करने की जरूरत क्यों पेश आई? जरूरत से ज्यादा पैगाम दे दिया गया था, रीएडजस्टमेंट करनी पड़ी पैगाम की। इसलिए कि जो रिएक्शन आया था वो आ गया। अब अगर ये मुसलसल बात इस तरह आगे चली रहेगी और एक वजीर इस तरह की बात करता रहेगा तो पूरा एक इंस्टेबिलिटी का तासुर आएगा। दुरुस्त हो गया। और वो जो इंस्टेबिलिटी का तासुर है वो गवर्नेंस के लिए अच्छा नहीं है। अब पैगाम के बाद देखते हैं कि फॉलोअप कैसे किया जाता है, क्या फॉलोअप किया भी जाता है या नहीं किया जाता है, और फॉलोअप किया जाना चाहिए, लेकिन फॉलोअप रिफॉर्म के तौर पे किया जाना चाहिए। देखिए, रिफॉर्म इंक्रीमेंटल होता है, एक एक कदम एक एक स्टेप लेकर आता है। यहां पे बात ये होती है कि या तो पूरा निजाम ढाएंगे या कुछ भी नहीं बदलेंगे। नहीं, रिफॉर्म को रिफॉर्म की तरह ले, जितना काम हो सकता है उतना करें। और दूसरी बात है कि रिफॉर्म अपॉर्चुनिस्टिक होता है कि जब मौका मिलता है आप एक चीज को ठीक कर देते हैं और ठीक करते जाते हैं। आप पहले जरा इंजन का मुंह तो सीधा करें। जाना आपने लाहौर है, आपके इंजन का मुंह जो है वो मियां चन्नू की तरफ है, ठीक हो गया। आप तो ठीक करने की बजाय चीजें मुसलसल आगे खराब होती जा रही हैं। आप कुछ तो ठीक करें ना जी। आप कम अज कम इतना ही जोर डाल दें कि लोकल गवर्नमेंट ठीक करवा दें, एक कानून बनवा दें पूरे पाकिस्तान के लिए। बुजुर्ग और कुछ नहीं। आखिरी बात देखिए, आखिरी बात जो है, चलिए मुझे एक दो फिक्रों की इजाजत दीजिए। एहसन इकबाल इतने सालों से लगे हुए हैं किड़की लगा के सिविल सर्विस रिफॉर्म करने की, और ये डीएमजी वाले हमेशा किड़की तोड़ के निकल जाते हैं। जरा उसके साथ हो जाएं, खाली सिविल सर्विस रिफॉर्म ही कर दें, इससे ही पाकिस्तान कितना बदल जाएगा। कुछ दो कदम तो आगे लेना जी। और दो कदम बड़े ही मुश्किल दिखते हैं। आमिर अहमद खान साहब, मोहसिन नकवी ने कहा निज़ाम गिर चुका है, फिर कहा निज़ाम कहीं नहीं जा रहा, मगर गिर चुका को लेकर उनका तासुर अगले पैगाम में भी वही है कि वो तासुर ठीक है और तासुर वही है। क्या मोहसिन नकवी गुज़िश्ता हफ्ते ज़रूरत से कुछ ज़्यादा बोल गए या अब ज़रूरत से ज़्यादा वजाहत दी जा रही है, जिसको रीएडजस्टमेंट कह रहे हैं हम ऊपर गुफ्तगू में, कि पैगाम को रीएडजस्ट किया जा रहा है? मुझे लगता है आयशा कि वो अपने मौसनों के कहने पर ना उन्होंने बयान तो दाग दिया, उन्होंने सोचे समझे बगैर ये बात तो कर दी, और फिर जब उन्हें सोचने का मौका मिला तो उनको समझ आई कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उनको अपने लिए कोई रास्ता निकालना है, क्योंकि वो इस निज़ाम के जिसके ढह जाने की वो बात कर रहे हैं वो सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं। और जब तक वो अपने ओहदे पर कायम है ना, तो तब तक वो गला फाड़ फाड़ के भी कहते रहें कि ये निज़ाम ढह चुका है, कोई उनकी बात मानने को तैयार नहीं होगा। इसलिए अब मेरा ख्याल है अब वो सोच रहे हैं कि किस तरह से इस बात को किसी तरह से अपने आप को बचाकर किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। मसलन उन्होंने ये जो बात की है कि वज़ीर आज़म साहब से मेरी दरख्वास्त है कि वो तमाम वजारतों का ऑडिट करा लें। अच्छा जी, करा लें ऑडिट। क्या मिलेगा उस ऑडिट से? जब ये कैबिनेट बनी थी तो क्या वज़ीर आज़म ने हर मिनिस्ट्री और हर मिनिस्टर के सामने बड़े क्लियर टारगेट्स रखे थे कि आपने 1 साल में ये अचीव करना है, 2 साल में ये अचीव करना है? कोई बेंचमार्क है वज़ीर आज़म साहब के पास कि अगर वो वजारतों का ऑडिट कराएं तो उस बेंचमार्क के अगेंस्ट हर किसी की परफॉर्मेंस जो है वो एवेल्युएट की जा सके और उसकी बुनियाद के ऊपर फैसला किया जा सके? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना। तो अब ये तो आगाज़ है ये अपनी डिफेंस, मगर अपनी इसी गुफ्तगू के जरिए फिर वजीर दाखिला क्या दीगर जो हुकूमती वज़ीर हैं उनकी कारकर्दगी पर या उनके काम पर तो अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं? देखिए ना, बात यह है कि वो इसीलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, जो उतनी बेमानी है जितनी कि उन्होंने पहले बात की है, क्योंकि कोई मानी खेज बात करना यहाँ पर उन्होंने अपने आप को उस जगह पर छोड़ा नहीं है कि वो कोई मानी खेज बात कर सकें। इसीलिए ये ऑडिट की बात हो रही है ना कि ऑडिट करा लें आयशा। उसका कोई ना ऑडिट के बेंचमार्क्स होते हैं कि जी ये होना चाहिए था, यहाँ तो ये हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है, यहाँ ये नहीं हो सका, यहाँ इससे बहुत पीछे कोई रह गया है। जब वो
कोई बेंचमार्क ही नहीं इस हुकूमत ने अपने लिए सेट किया हुआ। हमने तो कभी नहीं सुना कि वज़ीर आज़म साहब ने हर वजारत के लिए ये टारगेट्स रख दिए हैं कि आपने ये करना है, आपने ये करना है, आपने ये करना है। तो जब वो बेंचमार्क्स ही नहीं है तो ये इस ऑडिट का मतलब क्या? तो मैं जैसे कह रहा था ना कि ये अभी आगाज़ हुआ है उनकी डिफेंस कैंपेन का, अभी ये और भी आप इस तरह के बहुत सारे बयानात सुनेंगे अपने, जिनका ना कोई सर होगा ना पैर होगा। लेकिन एक मैं समझता हूँ कि चीज़ बड़ी सक्सेसफुली जो उन्होंने अपने इस बयान से अचीव कर लिया। अब देखें, जब से एक हफ्ता हो गया ना इस बयान को दिए हुए उनको, जब से उन्होंने ये बयान दिया इस मुल्क में और कोई बात नहीं हुई है। बाकी सारे मसले जो हैं वो बालाए ताक रख दिए गए हैं। ना कश्मीर के इलेक्शंस की बात होती है किसी जगह मीडिया पर, ना बलूचिस्तान की बात होती है, ना केपी की सूरत हाल की बात होती है, ना पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो बुरी तरह से तोड़ फोड़ हो चुकी है उसकी बात हो रही है, और ना ही हमें ये पता चल रहा है कि ये जो 2-2.5 साल का 3 साल का एक स्टेबलाइजेशन पीरियड था हमारी इकॉनमी के लिए, क्या हम अपने आप को स्टेबलाइज कर पा रहे हैं, और क्या आने वाला वक्त जो है वो थोड़ा ग्रोथ का वक्त होगा? कोई मीनिंगफुल बात जो है वो एक हफ्ते से तो इस मुल्क में नहीं हो रही। और अगर बहस का यही हो ना सिमत के कोई सिमत ही ना हो, तो मेरा ख्याल है कि वो इस तरह के निज़ाम को बहुत ज़्यादा सूट करती है। वो कभी भी उस तरह का फोकस्ड क्रिटिसिज्म या क्रिटिक प्रोड्यूस नहीं कर सकती जिससे हुकूमत को वाकई कोई तकलीफ हो या जिसको हुकूमत किसी मानी खेज अंदाज से उसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करे। तो ये वाला हदफ तो बड़ी कामयाबी से उन्होंने हासिल कर लिया है। बाकी अब देखना कि अब अपने बचाव के लिए वो आने वाले दिनों के अंदर किस किस तरह के बयान दुरुस्त हो गया। शहजाद चौधरी साहब, नकवी साहब ने फरमाया जब पिछली जुमेरात गुफ्तगू की और कल रात की, उन्होंने कहा कि वजीर आजम 16-18 घंटे काम कर रहे हैं मगर सिर्फ फायर फाइटिंग हो रही है, इससे कुछ होने वाला नहीं। अब वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ही 5 साल वजीर आजम रहेंगे और हुकूमत ऐसे ही चलती रहेगी। क्या 5 साल वजीर आजम शहबाज शरीफ फायर फाइटिंग ही करते रहेंगे? ये हुकूमत भी फायर फाइटिंग में ही वक्त पूरा करेगी? देखिए, उससे पहले जाने से पहले, और मैं सवाल आपका जरूर जवाब देता हूं, लेकिन देखिए मोहसिन नकवी की जो मेरी समझ में बात आती है, उसने 2 चीजों की बात की है आपके सवाल के अंदर, जो 2 मुख्तलिफ आरा जिनका आपने जिक्र किया। एक है कि क्या निज़ाम का मसला है, यानी उन्होंने निज़ाम के स्ट्रक्चर की तरफ इशारा दिया है कि ये निज़ाम मसला है, या निज़ाम के किरदार का मसला है। मुझे यूं लगता है कि एक जगह पे जब वो कहते हैं कि ये निज़ाम ऐसा ही रहेगा, ये हुकूमत अपनी कहीं नहीं जा रही, इसी जगह पे कायम रहेगी, वो उस वक्त उस निज़ाम की बात करते हैं जो स्ट्रक्चर है। और जब वो कहते हैं निज़ाम गिर चुका, तो इसका मतलब है कि उसका किरदार गिर चुका, उसकी गवर्नेंस गिर चुकी। और उसकी वजूहात क्या बनती हैं? वो जितने मर्जी जिसके मर्जी एहसानमंद हो, मोहसिन हैं, एहसानमंद भी होंगे किसी के, तो जितने मर्जी एहसानमंद हो, उनको बहरहाल चाहे किसी बुजुर्ग ने बताया या उनको खुद से समझ आई, वो एजेके को देखते होंगे, वो जीबी को देखते होंगे, वो खैबर पख्तूनख्वा को देखते होंगे, वो बलूचिस्तान को देखते होंगे, और ये देखते होंगे कि एक अदारा है, हमारे पूरी कौम लगी है उस जंग के अंदर, और एक जंग है जो कि बढ़ती जा रही है। उसके बाद कॉकरोचेस का जिक्र शुरू हो गया पिछले हफ्ते, 10 दिन 15 दिन के अंदर। ये तमाम कॉकरोच और तमाम जो प्रेशर्स हैं, ये मिलके इंडिकेट करते हैं कि जो रियासत और हुकूमत जहां पे होनी चाहिए, हुकूमत ही रियासत की जिम्मेदार है, और जहां पर रियासत नहीं है इसका मतलब वहां हुकूमत नहीं है, चाहे वो सूबाई हो चाहे दूसरी वफाकी हुकूमत हो। तो जहां पर रियासत नहीं है और हुकूमत भी नहीं है, तो वहां पर वो जो इलाका है, दे आर ओपन टू एफिलिएट विद एनी बॉडी, यानी थ्योरेटिकल सेंस में तो जिसको चाहे मिल जाए। उनको रोकने के लिए तो आपको रियासत और हुकूमत को वहां पे मौजूद होना चाहिए। और अगर रियासत थोड़ी सी मौजूद है और हुकूमत बिल्कुल मौजूद नहीं है, या हुकूमत थोड़ी सी मौजूद है और रियासत मौजूद नहीं है, दोनों सूरतों में वो जो लोग हैं वो फिर फ्री हो जाते हैं जहां पे मिलना चाहें, और जिनके साथ मिलके जो कुछ कर रहे हैं वो कर रहे हैं। एजेके का हाल आपने जिक्र किया, बिल्कुल हमारे सामने है। केपी बलूचिस्तान, यानी ये मुश्किल तरीन इलाके हैं। जीबी किसी हद तक चलने सहल हो चुका। तो मेरा अपना ख्याल ये कि किरदार का काम बड़ा ज्यादा है, और उसके ऊपर फेलियर आपको नजर आता है। अब सवाल आपका ये कि क्या ये डैमेज कंट्रोल है या हिकमत अमली है, मेरी नजर में अगर इस सूरत में देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। और जिनके एहसानमंद वो हो सकते हैं, ना उनको डैमेज कंट्रोल की जरूरत है, ना उनको हिकमत अमली बदलने की जरूरत है। दोनों सूरतों में वो कायम है। सवाल ये पैदा होना चाहिए था इनकी बहस के अंदर, और बड़ी बहस के अंदर, कि ये जो निज़ाम है इसको अगर बदला जाए, जो स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, तो ये बेहतर गवर्नेंस दे सकता है। अगर तो ऐसा मुमकिन है कि बेहतर गवर्नेंस हो सकती है इस निज़ाम को बदलने के बाद, जिसको हम पिछले 3-4-5 दिनों में जब से ये मामला शुरू हुआ गालियां दिए जा रहे हैं। कभी हम जनरल ज़ियाउल हक को याद करते हैं, कभी मुशर्रफ को, और कभी अयूब खान को।
लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपको जब जिस जिसको अजल से अबद तक जिस जिसको मौका मिला, उसने क्या ऐसा ही गवर्नेंस का निज़ाम नहीं चलाया? यही निज़ाम लेके तबाही की तरफ नहीं गया आपको? तो अगर ऐसी बात है तो फिर उस सूरत में मेरा अपना ख्याल ये है कि दो मुख्तलिफ तरीकों से इसको देखने की जरूरत है कि आपका किरदार गिर चुका, निज़ाम तो फिलहाल ऐसा ही है। अब ये ठीक है या गलत है, मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा, ठीक। लेकिन बाहर सूरत हम सबको सोचना यूं चाहिए कि क्या वो कौन सा निज़ाम होगा जो हमारे किरदार को भी बेहतर कर पाएगा। शायद ये ज़्यादा अहम सवाल हो। दुरुस्त हो गया। रज़ा रूमी साहब, नकवी साहब के पहले बयान से जो सियासी बेचैनी पैदा हुई, जो दूसरा बयान या वजाहत आई है, क्या उससे दूर हो जाएगी या ताज़ा बयान ने पहले से ज़्यादा सवालात खड़े कर दिए हैं? यानी कि पुराने सवालात तो ख़त्म ना हुए थे, मज़ीद सवालात ने जन्म ले लिया। जी बिल्कुल, सवालात को जन्म दिया है, मगर मेरे ख्याल से थोड़ी सी बैक ट्रैकिंग भी हुई है, और नकवी साहब की तरफ से भी और दूसरी जानिब से भी। आपने देखा कि उनका जो पहला बयान था, मुल्क में हलचल तो पैदा हुई, लेकिन वो लोग जो कि मोहसिन नकवी साहब की हुकूमत, जिस हुकूमत का वो हिस्सा है, उन्होंने भी खुल के काफी मोहसिन नकवी साहब के लत्ते लिए। राना सनाउल्लाह ने जो कुछ कहा रिकॉर्ड पर है, निसार खोड़ो साहब ने जो कुछ कहा, सिंध के चीफ मिनिस्टर अब्दुल्ला, वो जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने जो कुछ कहा, जी बिल्कुल, मुराद अली शाह, वो भी रिकॉर्ड पर है। और जब आप ये सारा कुछ देखेंगे तो ये पुशबैक तो आया है सियासतदानों की तरफ से और सियासी पार्टियों की तरफ से कि भाई कमाल है। रूमी साहब, राना सना साहब ने तो यहाँ तक कह दिया, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि मैं तो इससे ज्यादा अपनी राय का इजहार करना चाह रहा था, क़यादत की तरफ से रोक दिया गया। जी बिल्कुल, अब आप खुद ही अंदाजा कर लें कि वो और क्या कहना चाह रहे थे जो वो अभी तक उन्होंने नहीं कहा। तो मसला ये कि वहां भी ये फैसला हुआ मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से कि अब सीज़फायर करें और ज्यादा इसको आगे मत लेके जाएं, और गालिबन इसी फैसले के बाद मोहसिन नकवी साहब ने भी अपनी स्टेटमेंट बदली है। जिसे कहते हैं ना कि कमान से निकला तीर और जबान से निकले अल्फाज जो हैं वो वापस नहीं जाते। अब जो कुछ नकवी साहब ने कहना था वो तो उन्होंने कह दिया, और उसका लुबे लुबाब ये है कि मौजूदा निज़ाम जैसे चल रहा है वैसे नहीं चलेगा, और मोहसिन नकवी साहब के जो दोस्त हैं, जो उनके करीबी हैं, वो उससे खुश नहीं है। दूसरा मैसेज ये था। तीसरा मैसेज ये है कि इसको बदलने की ज़रूरत है, इंतज़ामी यूनिट्स या इंतज़ामिया जो है वो बदलने की ज़रूरत है, और उस नया निज़ाम मुरतब करने की ज़रूरत है। ये मैसेज अब बहुत क्लियर आ चुका है, और अब एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अब आप देखेंगे अगले आने वाले चंद महीनों में कि ये जो सूबे हैं, मकामी हुकूमतें हैं, एनएफसी है, इन सब के ऊपर काफ़ी गुफ्तो शुनीद होगी, काफ़ी निगोसिएशन बारगेन होगी, और आने वाले महीनों में एक नई आईनी तरमीम जो है वो लाई जाएगी। और ये अब नविश्ता दीवार है। ये तो आप बयानात जो मर्जी वो कहते रहे, जो उन्होंने मैसेज देना था वो उन्होंने दे दिया। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये कहा है कि अगर आपने सीधे तरीके से नहीं मानना तो फिर और तरीके भी मौजूद हैं, और यही उन्होंने मैसेज जो रूलिंग पार्टी है बड़ी वाली नून लीग, उसको भी बड़ा क्लियर कर दिया है। अब इन पार्टियों पर है कि ये किस तरह से अपनी स्पेस को वो प्रोटेक्ट करती हैं, किस तरह से सिविलियन और जमहूरियत और आईनी जो प्रिंसिपल्स हैं उनका सेफगार्ड कैसे करती हैं। ये माजी में तो उन्होंने काफ़ी अच्छा किरदार अदा किया, 18वीं तरमीम हो या दीगर मामलात हो, लेकिन अभी का जो निज़ाम है उसमें बदकिस्मती से इतने कॉम्प्रोमाइज़ कर चुकी हैं बड़ी पार्टियां दो कि अब उनके लिए कुछ ज़्यादा प्रोटेक्ट करना, लड़ना महाल है। अगर वो ज़्यादा लड़ाई के मूड में आ जाए, पुश बैक करें, तो फिर धड़ाम से वो इक़्तिदार से बाहर हो जाएंगे। ये तो पाकिस्तान की तारीख है, ये कोई मैं तो नहीं कह रहा। देखिए, मैं आपको अब आई नो कि ज़्यादा आपने मुझे काटना है क्योंकि वक्त ज़्यादा हो गया है, लेकिन आपको मैं 2-3 नाम याद करवा देता हूँ। मोहम्मद खान जुनेजो, मीर जफरुल्लाह जमाली, और उसके अलावा पाकिस्तान के जो पहले 10 साल थे उसमें वज़ीर आज़म की कतार लगी हुई थी। कुछ ब्यूरोक्रेट्स थे, कुछ सियासतदान थे, और आपने देखा ठीक हो गया। कतार भले लगी रही, मगर जब थोड़ा बहुत वक्त भी मिला है फिर भी नताइज तो आवाम को ना मिल सके। यानी कि पैगाम यह है कि हुकूमत तो 5 साल पूरे करेगी, मगर निज़ाम में ऐसी खामियां खराबियां मौजूद हैं जिन्हें दुरुस्त करना लाजिम है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है, क्या अब की बार कर पाएंगे? इस ब्रेक के बाद
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर इमरान खान की रिहाई के लिए मुज़ाहिमती सियासत का नारा बुलंद कर दिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हुए कहा कि इमरान खान को रिहा करें वरना 27 सितंबर की तारीख याद रखना। बज़ाहिर ये ऐलान एक जारहाना सियासी हिकमत अमली दिखाई देता है, मगर अगर गुज़िश्ता 3 बरस की सियासत पर नज़र डाली जाए तो इस ऐलान ने जितने सवालात पैदा किए हैं शायद उतने जवाबात फराहम नहीं किए। असल सवाल यह है कि आखिर 27 सितंबर ही क्यों? इमरान खान की गिरफ्तारी को 3 साल मुकम्मल होने से पहले अलीमा खान ने खैबर पख्तूनख्वा में मुसलसल जलसे किए हैं। पार्टी क़यादत ने बड़े दावे किए, कारकुनों को मुतहर्रिक किया और तासुर दिया कि फैसला कुन तहरीक किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। लेकिन इस पूरी मुहिम का नतीजा एक ऐसे लॉन्ग मार्च की सूरत में सामने आया, उसके ऐलान की सूरत में सामने आया जिसके आगाज़ में अभी 7 हफ्तों से भी ज़्यादा का वक्त बाकी है। यही वजह है कि खुद अलीमा खान कह रही हैं कि 27 सितंबर की कॉल का मतलब यही है कि इमरान खान अभी इंतज़ार करें। हमें तो समझ में नहीं आया। अलीमा खान का ये सवाल अपने अंदर बहुत से मायने रखता है। तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान मुतअद्दिद मरतबा कारकुनों में जोश पैदा किया, दबाव बढ़ाने की कोशिश की, मगर कोई भी एहतजाज कामयाब ना हुआ। क्या सुहेल आफरीदी भी अली अमीन गंडापुर की हिकमत अमली की जानिब बढ़ रहे हैं, यानी जारहाना लबो लहजा मगर अमली मैदान में महदूद पेशरफ्त, या फिर इतनी दूर की तारीख देने के पीछे कोई और सियासी सोच है? क्या तहरीक इंसाफ समझ रही है कि 27 सितंबर से पहले कुछ मामलात तय हो सकते हैं? ये तासुर भी है कि शायद ये तवील वक्फा महज वक्त गुजारी की हिकमत अमली। पार्टी कई माह से एहतजाजी ऐलानात करती रही है, तो फिर मजीद 7 हफ्तों की तैयारी का क्या जवाब? कामयाब तहरीकों का फैसला नारों से नहीं बल्कि मतलूबा सियासी नताइज से होता है। यूँ आने वाले 7 हफ्ते सिर्फ तैयारी के नहीं बल्कि इस सवाल का जवाब भी देंगे कि क्या 27 सितंबर वाकई फैसला कुन दिन साबित होगा, या फिर ये तारीख भी PTI की तवील फहरिस्त में एक और गैर मौसर ऐलान के तौर पर याद रखी जाएगी। यही परखने की कोशिश करते हैं इस सवाल में। 27 सितंबर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का लॉन्ग मार्च का ऐलान, रिहाई की फैसला कुन जंग या वक्त गुजारने की सियासी हिकमत अमली। शहजाद चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो ऐलान किया गया है, CM KP ने किया है, आपके ख्याल में वाकई एक फैसला कुन मार्का लड़ने की तैयारी कर रही है PTI? आशियान ने 5 अगस्त को भी कुछ करना था जो कल गुजर गया जी। तो मेरा ख्याल है कि शायद वो फिर नहीं हुआ। मैंने जब याद है आपको एक प्रोग्राम में कहा था कि 5 अगस्त को कश्मीर डे के हिसाब से इनको उसको इस्तेमाल करना चाहिए था, और ये गालिबन फिर इन्होंने 27 सितंबर की कोई डेट चुन ली है या रिसेंटली अनाउंस किया, उसको किया नहीं। अच्छा, मैं आपके इस खूबसूरत सवाल के अंदर जो एक छोटा सा नुक्ता आपने जिसकी वजह से सवाल इंटरेस्टिंग हो गया वो ये था कि क्या 27 सितंबर तक की तारीख किसी और मकसद के लिए इतना वक्फा दिया जा रहा है या कुछ और? मैं इसके ऊपर आना चाहता हूँ, वरना तो मैं सीधी सीधी बात थी कि सुहेल अफरीदी को फंड्स दिए जाएं, इख्तियार दिया जाए और उसको बोला जाए कि ट्राइबल एरियाज जितने भी हैं वहां पर अपनी पहुंच को वहां पे मजबूत करो और वहां पे उसको गवर्न करो उस एरिया को। बेसिकली ये मैं कह देता और मैं कहता कि शायद, पर उसके अलावा इस सवाल में और कुछ नहीं है। लेकिन जब आपने ये कहा ना कि ये 27 सितंबर 7 हफ्ते तैयारी के लिए तो नहीं चाहिए, वाकई में नहीं चाहिए, तो फिर मैं अगर इसको पहले सवाल से लिंक करूं और कहूं कि जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो बेवजह की रागनी नहीं अलाप रहे, बल्कि कोई ना कोई प्रेशर इस किस्म का जनरेट हो रहा है कि या तो अपने रास्ते बदलो, अपने तरीके बदलो, या कुछ और तरफ। इसके ऊपर हम पिछले 2-3 दिनों से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो क्या PTI अब एक बी टीम बन गई है मुक्तदरा की या बुजुर्गों की? मुझे नहीं समझ आता कि इतना पॉसिबिलिटी इतनी जल्दी हो सकती है, लेकिन बाहर सूरत एक सोच है जो आपने इस सवाल के अंदर छोड़ी मगर है। शफी जान ने कहा है A गिरफ्तार हुआ तो B क़यादत करेगा, B नहीं रहा तो C होगा, C नहीं होगा तो D होगा। वो इस किस्म की तैयारी कर रहे हैं। चले करें, अच्छी बात है, वो पहले भी इस तरह की कर सकते। देखिए ना, 9 मई हो, 26 नवंबर हो, ये तमाम तारीखें मौजूद हैं हमारे सामने। अब असल में कौन सी तारीख सामने आती है ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरा ख्याल है इसमें कुछ भी नहीं है, पानी में मदानी है। ये ऐलानात हैं, सियासी बयानात हैं, सियासी ऐलान आते हैं, और इसके अलावा वक्त गुजारने की खुद अपने ही लोग नहीं जिस पे यकीन करते, अलीमा खान साहिबा, तो बाकी कौन करेगा? बस दुरुस्त हो गया। रज़ा रूमी साहब, इस 7 हफ्ते से ज्यादा का अरसा है, इसके पीछे क्या आपको लगता है? कोई उम्मीद है पसे पर्दा मामलात हल होने की, या फिर ये दिखाई दे रहा है कोई अहम कानूनी पेशरफ्त हो सकती है, या फिर गंडापुर तरह की कोई स्ट्रेटेजी है कि नारे वारे लगाएं, 4 कदम चलेंगे बस फिर हो गया काम, या सर से ही उतार रहे हैं एहतजाज?
आयशा जी, मुझे तो लगता है आप बड़ी एक्साइटेड हो रही हैं इस ख्याल से ही कि कोई पसे क्या पर्दा बात। कोई डील वगैरह हो रही है। पता थोड़ी तो चलता है मैं सर, हर बार ये तो रिपोर्ट करते 2 दहाइयां हो गई कि वो बाद में पता चलता है कि वो हो चुकी जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे। यही बात है, यही बात है। देखिए आयशा, फिलहाल तो कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन सकी बिटवीन इमरान खान एंड द पावर्स दैट बी। लेकिन जो इतलात है वो यही है कि कम्युनिकेशन के दरवाजे और चैनल्स खुले हुए, और बिल्कुल जैसे कहा जाता है, पाकिस्तान की आपने अभी खुद हवाला दिया कि वो इकबाल का शेर है कि सबात एक तगय्युर को है जमाने में, वाह। और सकूं महाल है कुदरत के कारखाने में। अब ये तो हो नहीं सकता कि ये वाला सिलसिला स्टेटस को चले। अब ये 3 साल तो चल गया है, तो 1 साल 1.5 साल के अंदर अंदर तब्दील होना होगा ये। अब ये कैसे होता है, किन टर्म्स पे होता है, ये अभी वो वक्त नहीं आया। जहां तक लॉन्ग मार्च की है, तो देखिए अब बेचारे वो जो चीफ मिनिस्टर हैं सुहेल साहब, वो भी क्या करें, उनके ऊपर इतना प्रेशर है। रोजाना उनको ट्विटर के ऊपर मैं देखता हूँ या टिकटॉक के ऊपर वो गाली गलौच होती है कि तुमने लॉन्ग मार्च नहीं की, तुमने खान को रिहा नहीं करवाया, तुम नाकारा चीफ मिनिस्टर हो, आप ये तुम्हें कह क्यों रहे हैं कि भेजा गया अफरीदी साहब है? मजबूरन टिकटॉक की गालम गलोच पर लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं सर, ये अब इतना तो तो नहीं। मैं ये समझता हूं कि एक हल्का जो है पार्टी के अंदर, वो ये चाहता है कि जो लीडरान है, जो पोजीशंस ऑफ पावर में है, वो कोई हरकत में लाए पार्टी को और एक एहतजाज माउंट करें। मगर मसला यहाँ पर यह है आयशा कि जो रिएक्शन आया है 26 नवंबर का जिक्र किया अभी हमारे साथी ने, और उससे पहले भी वो बड़ा एक क्लियर मुक्तदरा की तरफ से एक आ चुका है कि हाँ, अगर आपने सियासत करनी है तो वो तो बिल्कुल करें, पार्लियामेंट में करें, निजाम के अंदर करें, लेकिन अगर आप निजाम को तहवाला करना चाहते हैं, रोड ब्लॉक करना चाहते हैं, कैपिटल को मफलूज करना चाहते हैं, तो उसकी इजाजत 2014 की तरह नहीं दी जाएगी। ये मैसेज तो बड़ा क्लियर है। आगे आप खुद समझदार हैं। दुरुस्त हो गया। लेकिन जो अभी रज़ा रूमी साहब ने बात की, कम्युनिकेशन के दरवाजे खुले हैं, तो आज एक राब्ता हुकूमत की तरफ से भी किया गया और कहा गया कि आए बैठे मुज़ाकरात करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे कि क्या वाकई वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ये लॉन्ग मार्च करने का इरादा रखते हैं। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। आमिर अहमद खान साहब, ये जो कॉल दी गई है इस पे खुद अलीमा बीबी कह रही कि उनकी जो समझ में नहीं आई है 27 सितंबर की कॉल, क्या कारकुनों को समझ में आई होगी? दूसरी जानिब हुकूमत की तरफ से भी आज कहा गया आए बैठे मुज़ाकरात करते हैं, आपकी मर्जी की जगह पर करते हैं क्योंकि यही वाहिद हल है। आपको लगता है कि लॉन्ग मार्च कुछ और हासिल करने के लिए एक प्रेशर टैक्टिक ही रहेगा सिर्फ? अच्छा, ये जो समझ ना आने वाली बात है, चाहे वो लीमा खानम हो या पीटीआई के आम कारकुन हो, उसकी तो शायद एक वजह ये भी हो सकती है कि उन्होंने दिन और महीना तो बता दिया, उन्हें साल नहीं बताया कि ये किस साल की बात कर रहे हैं। क्योंकि हम तो 7 हफ्ते पकड़ के बैठे थे, आपने एक और इंटरेस्टिंग बात कर दी। अगले 7 हफ्तों में तो जी ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा जो पिछले 3 साल में नहीं हो सका, सवाए इसके कि एक आउटसाइड पॉसिबिलिटी कि अगर बड़ा ज़ोर लगा के इसको जोड़ा जाए मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट से, तो शायद ये एक प्रेशर डालने का हुकूमत के ऊपर तरीक़ाकार हो कि अगर आप जो हैं वो हमारे इस तजवीज़ को सीरियसली नहीं लेंगे, पाकिस्तान की इंतज़ामी तश्कील नौ की तजवीज़ को, तो फिर आपकी मुश्किलात भी जो हैं वो बढ़ सकती हैं, और जो आपको सपोर्ट हासिल है पीटीआई का रास्ता रोकने में, शायद उसमें थोड़ी बहुत कमी वाक़या हो जाए। लेकिन ये एक बहुत, मुझे लगता है कि ये एक बहुत दूर की कौड़ी है। लेकिन जी एक बात जो पीटीआई को अभी तक नहीं समझ में आई ना, कि बहुत सारे मौके उन्होंने पिछले 3 सालों में उन्होंने खोए हैं हुकूमत को मीनिंगफुली एक पॉलिटिकल डायलॉग में इंगेज करना अपनी टर्म्स के ऊपर। ये मोहसिन नकवी साहब का ही बयान आप एक मिसाल के तौर पर ले लें। पीटीआई को चाहिए था कि छलांग लगाती इसके ऊपर, कहती कि जी आइए हमारे साथ मिलिए और बताइए हमें कि पहले तो निज़ाम की वजाहत करते हैं कि वो कौन सा निज़ाम है जो कि गिर चुका है। एक दफ़ा वो वजाहत हम कर लें, वाज़े हो जाए कि वो कौन सा निज़ाम है जिसके गिरने की आप बात कर रहे हैं, तो फिर हम इस बात के ऊपर भी आपके साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं कि अच्छा अगर इसकी जगह कोई नया निज़ाम लाना है तो वो क्या होगा। अब अगर इस तरह की सियासत उन्होंने नहीं करनी है और अगर उनकी सुई सिर्फ अपने रहनुमा की रिहाई पर ही अटकी
हुई है, तो वो तो देखिए 3 साल तक वो बात कहीं नहीं पहुंची, वो अगले 3 साल भी कहीं नहीं पहुंचेगी। सो आई थिंक पीटीआई को भी जरा गौर करना चाहिए कि वो क्यों ये सियासी मौके जानबूझकर गंवा रही है, अपने हाथ से जाने दे रही है, बजाय कि उसको उनके ऊपर वो कैपिटलाइज करने की। ठीक हो गया। ज़ैगम खान साहब, अगले 7 हफ्ते में बतौर सबसे बड़ी सियासी जमात पीटीआई कहती है, बड़ी ऑपोजिशन जमात है, वाकई एक तारीख रकम कर लेगी इस एहतजाज के जरिए, या अपने ही बड़े बड़े दावों के बोझ तले दब जाएगी? देखिए 2024 में जब कॉल दी थी पीटीआई ने, तो उस वक्त भी उसने कहा था कि ये फाइनल कॉल है। अब फाइनल के बाद कौन सी कॉल होती है? मज़ाहमत ठीक है, जब भी पाकिस्तान में सियासी जमातें मुश्किल में होती हैं वो मज़ाहमत का रास्ता अपनाती हैं, लेकिन सवाल है मज़ाहमत के मॉडल का। पीटीआई ने अपनाया है मज़ाहमत का गज़नवी मॉडल, यलगार मॉडल, कि लश्कर लेकर आओ और इस्लामाबाद पे कब्ज़ा करो या कब्ज़ा करने की कोशिश करो, डी चौक पे पहुँचो। जब हालात थे, हमवार थे, जब आपको मदद मिलती थी, जब आपको करेने मिलती थी, तो ये काम आसान था। अब ये काम मुश्किल हो गया है। और फिर यलगार सूबाई हुकूमत के फ़ंड से, सूबाई हुकूमत के वज़ीर आला की ज़ेर निगरानी मरकज़ी दारुल हुकूमत पर। देखिए ये बहुत डेंजरस खेल है। दबाव डाला जाता है इसलिए कि दबाव के नतीजे में मुज़ाकरात का रास्ता निकले और फिर मुज़ाकरात से आप फ़ायदा उठाएं। लेकिन जब भी दबाव से मुज़ाकरात का रास्ता निकलता है तो फिर पीटीआई उसको ज़ाय कर देती है। दूसरा तरीका यह है कि आप इनकलाब बर्पा कर दें। देखिए अकरम राजा साहब खुद कितनी दफ़ा कह चुके हैं कि इतनी तादाद से आप पॉलिटिकल इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, इतने लोगों से आप इनकलाब नहीं ला सकते। इनकलाब लाने के लिए पूरे पाकिस्तान से लाखों लोगों को निकलना होगा, मिलियंस को, और मुसलसल निकलना होगा। सही। तो या तो आप वो इनकलाब बर्पा कर दें, फिर आप ऐसे पॉलिटिकल इवेंट कर रहे हैं जिसकी इतनी महंगी कीमत केपी के बच्चे अदा कर रहे हैं, क्यों वो खाली अदा करें? दूसरे लोग क्यों नहीं निकलते, किधर मर गए हैं? अलीमा खान हर हफ्ते कॉल देती हैं, तो ये 50 लाख जो लोग हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के, ये क्यों नहीं पहुंचते? ये कीमत क्यों नहीं देते? सारा कसूर जो है वो केपी के नौजवानों ने किया है, सारा उन्होंने देना है। और अब मजे की बात है कि अलीमा खान के दबाव में उन्होंने ऐलान किया है, दुरुस्त। और अलीमा खान ही कह रही है कि मुझे समझ नहीं आ रही। ठीक, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो बता दें, किसी और को कैसे समझ आएगी? दुरुस्त हो गया। तो गुफ्तगू जो पीटीआई के भी समझने के लिए ज़रूरी है कि हुकूमत में बैठकर मुज़ाहिमती सियासत नहीं की जा सकती, मगर सियासत के ज़रिए अपने लिए रास्ते ज़रूर निकाले जा सकते हैं। प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।